अच्छा बच्चों, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है। देखिए, जो मैं नोट्स आपको ब्रीफ नोट्स दे रहा हूँ, ये नोट सफिशिएंट है आपके लिए। स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, यूपीएससी एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, कहीं पे भी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस मैं थोड़ा इसको डिस्क्रिप्शन भी साथ में वीडियो में दे दूँगा कि इससे क्या होता है कि क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है ना। तो देखिए, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ये कैसी बॉडी है? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1993 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उन बॉडीज़ को किया जाता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करके और उसके लिए स्पेशल आर्टिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है ना। तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली जिसके लिए प्रावधान हो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से उसमें प्रावधान है उससे रिलेटेड। ठीक है ना। और जैसे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और उसके बाद से अब जैसे देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो उसमें क्या है, अंडर आर्टिकल 51A उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके रखा गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। लेकिन ऐसा जो ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इनके लिए ऐसा कोई हमारे पास आर्टिकल नहीं है, कोई इस तरीके की नहीं है। इसको एक एक्ट के द्वारा पारित किया गया। ठीक है ना। अब देखिए, लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या है? तो ये वॉचडॉग है किस चीज़ का, कि ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, और जो हमें राइट्स मिले हुए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे लिबर्टी इक्वलिटी से रिलेटेड जो हमें राइट्स मिले हैं, ठीक है ना, उसका प्रॉपर प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का इसका एक एज ए वॉचडॉग काम करती है ये। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसको आखिर बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि स्ट्रेंथन करता है, मतलब स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ, मतलब एक तरह से उन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर रहा है ये। ठीक है ना। जो क्या जिनका काम क्या है, टू लुक इनटू द इशू ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है ना। वो उन सब इशूज़ को जो इंस्टीट्यूशन देख रही हैं उनको एक तरह से उनको स्ट्रेंथन कर रहा है। सेकंड क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट को भी कंपेल करता है कि आप ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो चीज़ है, गवर्नमेंट को मतलब पार्टिसिपेट, गवर्नमेंट ये ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है, गवर्नमेंट को भी इस दायरे के अंदर लाता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन से जो चीज़ें हैं इसमें गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन हो सके, कि इनका प्रॉपर तरीके से फॉलो अप हो सके। ठीक है ना। अब ये हो गया। अब आप आगे देखिए इसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट कमीशन इज़ कंपोज्ड ऑफ टोटल 5, 1 चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स। अब इनका हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, किसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें जो चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन क्या होना चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है ना। और अदर मेंबर्स के क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, एक जो उसमें है, उसमें दो लोग होते हैं, वो जुडिशियल सिस्टम से आते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, रिटायर्ड या वर्किंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है ना। सेकंड नंबर इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी रिटायर्ड या वर्किंग हो सकता है। और दो होते हैं ऐसे पर्सन होते हैं जिनका क्या है कि ह्यूमन राइट कमीशन से लेके मतलब जो नॉलेज रखते हो, ठीक है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हो। ठीक है ना। ऐसे लोगों को रखा जाता है, यानी टोटल 5 मेंबर्स होते हैं ह्यूमन राइट कमीशन में। अब इन 5 मेंबर्स के बाद और कौन है टोटल, इसके बाद से 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं। ठीक है ना। 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, वो कौन है, उनमें किसको किसको रखा गया, उसमें रखा गया चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन, वोमेन कमीशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल राइट। ठीक है ना। इन चारों जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ये भी चारों क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नहीं सॉरी, इसमें जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और बाकी जो दो ऊपर वाले हैं, नेशनल कमीशन फॉर वोमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इन चारों को भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया है। ठीक है ना। अब ये तो देख लिया हमने। अब ये इनके मेंबर्स और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है ना, इसको समझिए। इनका देखिए, इनके मेंबर्स और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करने के लिए एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है जो उसमें कमेटी का चेयरमैन होता है। उसके बाद से क्या होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, 5 लोग हो गए। और इसके बाद से सेंट्रल होम मिनिस्टर, ये 6 लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन होंगे ये पाँच लोग, जिनमें से 4 मेंबर और एक चेयरमैन होगा। और ये किसको सजेस्ट करता है, प्रेसिडेंट को सजेस्ट करता है। प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर ग्रुप्स। जो 6 मेंबर ग्रुप मैंने बताया, ये वो लोग होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखिए,
एक और इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि इसमें हमने देखा कि दो मेंबर्स ऐसे थे जो वर्किंग थे, कहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो ऐसे मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के से पहले हमें क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या होता है, उनको इन्फॉर्म करना होता है या उनसे एक तरह से उनके कंसल्टेशन से ही ऐसी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। मतलब जब ऐसे लोग जो वर्किंग जज हैं उनका अपॉइंटमेंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या होता है, कंसल्टेशन करना होता है। मतलब जो हमें मतलब क्या, मतलब जो कमिटी होती है उनको कंसल्टेशन करना होता है। अब इनका टेनर देख लीजिए, चेयरमैन हो चाहे मेंबर्स हो, इनकी अपॉइंटमेंट कितने दिन के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए होती है, और अप टू द एज ऑफ 70 विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। अब देखिए इसके इनके रिमूवल का प्रोसीजर क्या है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। बहुत इसमें कुछ कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिस बेस पे क्या कर सकता है कि चेयरमैन क्या कहता है, प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है, ठीक है ना। तो रिमूवल का ग्राउंड क्या क्या है देखिए। एक तो वो अनसाउंड माइंड का कोई आदमी है, ठीक है ना, अगर उसको एडजस्ट कर दिया गया कि वो अनसाउंड माइंड का है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। फर्स्ट सबसे पहला देखिए, अगर उसको इंसॉल्वेंट है, बैंकक्रप्ट टाइप का आदमी अगर उसको डिक्लेयर कर दिया गया तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है ना। अब वो कोई पब्लिक ऑफिस, पेड ऑफिस ज्वाइन कर लेता है अदर देन ही जॉन ऑफिस, तभी भी उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, ठीक है ना। अगर थर्ड क्या कहा मैंने कि ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, क्योंकि ड्यू टू माइंड इन्फॉर्मिटी, मेंटल इन्फॉर्मिटी की वजह से अपना ड्यूटी जो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो वो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। और फोर्थ क्या है कंडीशन कि अगर वो कन्विक्ट हो जाए, इफ़ ही इज कन्विक्टेड एंड इम्प्रिजेंट बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना। अगर वो कन्विक्ट के साथ उसका इम्प्रिजमेंट हो जाए तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। इसको छोड़ के प्रेसिडेंट के पास और 2 कंडीशंस हैं जिस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है। वो 2 ग्राउंड क्या है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है ना। तो जब इस तरीके का के ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रिमूव करता है कि चेयरमैन और मेंबर को, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, द प्रेसिडेंट रिफर्स द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। ऐसे केसेज में प्रेसिडेंट क्या करता है कि ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इसके मेरिट को डिसाइड करता है, डिसाइड करता है और अपना रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट जो होता है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव, मतलब प्रेसिडेंट इसके बाद क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ठीक है ना, चेयरमैन और जो भी मेंबर्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया आप लोग का। अब इसके बाद से क्या है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं इसमें कि जो इनको सैलरी मिलता है, अलाउंसेज मिलता है, ये कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। ये कौन देता है इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फंक्शंस देखिए क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन तो होगा टू इंक्वायर करना, क्या ह्यूमन राइट वायलेशन के इशू को इंक्वायर करना, ठीक है ना। और पब्लिक सर्वेंट से भी रिपोर्ट लेना कि अगर वहाँ पे कोई लैप्स हुआ है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड भी रिपोर्ट लेना कि ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड अगर उसके पब्लिक सर्वेंट से भी कुछ लैप्स हुआ है तो उससे भी रिपोर्ट लेना, ठीक है ना। उसके बाद से सेकंड क्या है कि विजिट करता है, किसको, जेल्स को विजिट करता है, ठीक है ना, और डिटेंशन सेंटर्स को विजिट करता है और वहाँ पे लिविंग कंडीशन चेक करता है, जो इनमेट्स वहाँ रह रहे हैं उनकी लिविंग कंडीशन को चेक करता है एंड सजेस्ट और क्या करता है, गिव रिकमेंडेशन, ठीक है ना। उसके बाद से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लॉज बने हुए हैं, ठीक है ना, उनको चेक करता है इन रिलेशन टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल लॉज ऐसे तो नहीं बन गया जो वायलेशन कर रहे हो ह्यूमन राइट्स के, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होता है, ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस जो होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, उनको स्टडी करता है ये, ठीक है ना, इन रिलेशन टू ह्यूमन राइट, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या करता है, स्प्रेड करता है अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता लाता है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, मतलब लिटरेट करता है लोगों को कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड और ह्यूमन राइट्स मतलब सेफगार्ड्स क्या क्या अवेलेबल है, इससे रिलेटेड लोगों को लिटरेट करता है, ठीक है ना। अब देखिए वर्किंग क्या है कमीशन का। तो कमीशन जो है ये इसकी हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, लेकिन ये मतलब और भी जगह ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। इसके पास अपना एक स्टाफ है, अपनी स्टाफ है जो क्या करती है, वेरियस इंक्वायरी कंडक्ट करती है। उसके बाद ये अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी हेल्प ले सकता है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है ना।
उसके बाद से क्या आफ्टर जब इसकी इंक्वायरी ख़त्म हो जाती है तो ये क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है। तो रिकमेंडेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए ये फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या कर सकता है कि टू गिव रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी, कि आप मतलब एक तरह से रिकमेंडेशन ऐसा देता है कि टू मेक पेमेंट और कंपनसेशन और डैमेजेस टू द विक्टिम, जो विक्टिम है उसको आप पेमेंट करिए, कंपनसेशन दीजिए, ठीक है ना। ये एक रिकमेंडेशन कर सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन कर सकता है टू गिव रिकमेंडेशन टू सेंट्रल और अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी, कि जो पब्लिक सर्वेंट है जिसके वजह से वायलेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट क्या करें, इनिशिएट करें, क्या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट करें, या कोई अदर एक्शंस के लिए भी कह सकता है, ठीक है ना। थर्ड रिकमेंडेशन क्या कर सकता है, थर्ड रिकमेंडेशन वो दे सकता है कि आप इमीडिएट रिलीफ दीजिए विक्टिम को, ठीक है ना। इस तरीके के क्या है, ये रिकमेंडेशन दे सकता है। अब देखिए तो इसका रोल हम देख लेते हैं क्या है रोल देखिए इसका जो वर्क है मेनली क्या है, रिकमेंडेशन नेचर का है, रिकमेंडेटरी नेचर का है, और इसके पास ऐसा पावर नहीं है कि कोई जो वायलेशन कर रहा है उसको डायरेक्टली पनिश कर सके, या जो विक्टिम है उसको कुछ मॉनिटरी रिलीफ वगैरह डायरेक्टली पे कर सके, ठीक है ना। और गवर्नमेंट भी है वो बाउंडेड नहीं है, गवर्नमेंट क्या है, बाउंडेड नहीं है कि वो इसके रिकमेंडेशन को फॉलो ही करेगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और भी कंडीशन है कि गवर्नमेंट जब भी ये कोई रिपोर्ट मांगता है तो गवर्नमेंट हैज़ टू गिव रिपोर्ट टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विद इन 1 मंथ, ठीक है ना। फिर इसका जो ह्यूमन राइट वायलेशन जो आर्म फोर्सेस के में होते हैं उसमें इसका बहुत लिमिटेड पावर है, और इसमें उससे रिलेटेड भी रिपोर्ट मांग सकता है, और गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो है विद इन 3 मंथ इससे रिलेटेड उनको रिपोर्ट दे देती है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका। अब एक लास्ट जो इस वीडियो में मैंने नहीं रखा है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। क्या है कि ह्यूमन राइट एक्ट जो है इसको 2006 में अमेंड किया गया है। तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट चेंजेस किए गए हैं, तो इसमें अमेंडमेंट जो है एक तो ये किया गया है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी देखिए पहले 5 मेंबर्स थे, जैसे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में 5 मेंबर थे उसी तरह स्टेट में भी 5 मेंबर्स थे, अभी उनको रिड्यूस करके 3 कर दिया गया है। और सेकेंड क्या किया गया है कि कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन जो देता था, पहले क्या होता था वो इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद देता था, अब ड्यूरिंग इंक्वायरी भी वो रिकमेंडेशन कर सकता है, ठीक है ना। और थर्ड क्या है कि जब भी जैसे ये पहले विजिट करते थे पुलिस या क्या कहते हैं कि जेल्स वगैरह या डिटेंशन सेंटर, तो इनको पहले गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये विदाउट इन्फॉर्मिंग स्टेट गवर्नमेंट ये डिटेंशन सेंटर या जेल्स वगैरह विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने बच्चों सारे कंसेप्ट कवर कर दिए, सारे कंसेप्ट, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आ सकता है, बस आप इसको फॉलो कर लीजिए। ये नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपका ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, थैंक यू।